नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे महासागरीय धाराओं की। तो महासागरीय धाराओं के बारे में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे महासागरीय धाराओं को। देखिए, हम लेकर चलते हैं महासागरीय धाराएं। तो ध्यान रखना, सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है महासागरीय धाराओं के बारे में। ठीक है, कि कौन सी महासागरीय धारा किस महासागर में है, ठंडी है, गर्म है, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, अटलांटिक महासागर के अंदर जितनी भी महासागरीय धाराएं थी, अटलांटिक महासागर के अंदर जितनी भी महासागरीय धाराएं थी, चाहे वो गर्म थी चाहे वो ठंडी थी, इन दोनों प्रकार की महासागरीय धाराओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा जो महासागर है, इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। अब थोड़ा सा प्रशांत महासागर के बारे में जान लेते हैं कि प्रशांत महासागर में किस प्रकार की कौन कौन सी आपकी महासागरीय धाराएं पाई जाती हैं। सिंपल है, मैं लिस्ट आपको लिखवा चुका था, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, उसी की लोकेशन हम महासागर में देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, ये जो भाग आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है। ये क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं, नहीं देख पा रहे हैं तो देखिए, ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनी है। इस तरह से ये कई सारे द्वीप यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद इस तरह से ये द्वीप होते हुए यहाँ पर ये, इसके बाद इस तरह से ये भाग दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से ओखोटस्क सागर, और ये आपका रूस आ गया, इस तरह से रूस। ठीक है, और ये जापान के द्वीप कहलाते हैं, ये जापान के द्वीप हैं। ठीक है, होन्शु, होकोडू, कोयोसू और शिकोको सुना होगा आपने नाम। ये अलास्का है, अलास्का ये क्या कहलाता है, अलास्का। ये दक्षिण उत्तरी अमेरिका, यूएसए। ये उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। इतना भाग से हमको मतलब है, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा भाग कहलाता है क्या, इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ से गुजरती है क्या, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा की स्थिति क्या है, लगभग इस तरह से है। यहाँ से लगभग भूमध्य रेखा आपकी गुजरती है, और ये जो भूमध्य रेखा है ये इस महासागर को दो भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर की तरफ कहलाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे कहलाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। ऐसी स्थिति बनेगी, उत्तरी और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब स्थिति क्या बनती है, देखिए स्थिति क्या बनती है, ये आप जान ही गए कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तरी विषुवतीय प्रवाह इस तरह से यहाँ पर गतिमान रहता है। और ये जब यहाँ तक पहुँचेगा, पहली चीज़ तो आप जान लीजिए, इस भाग में भी यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ये प्रशांत महासागरीय प्रवाह है, पैसिफिक ड्रिफ्ट है, और ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में आकर क्या होगा, मुड़ जाएगा और पेरू के तट पर ये पहुँचेगा। तो ये कैसी है, ठंडी जलधारा बन जाएगी। तो पेरू के तट पर ये ठंडी जलधारा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरू जलधारा कहलाती है। और इसी पेरू जलधारा को हम एक और नाम दे देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट जलधारा बोल देंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है इसको बोल देते हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा, और नीचे की तरफ जो है वो क्या कहलाएगी, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर पहुँचेगी, इस द्वीप से टकराने के बाद इसकी स्थिति क्या बनेगी, इस द्वीप से टकराने के बाद ये यहाँ से कहाँ पर गतिमान हो जाएगी, इधर की तरफ गतिमान हो जाएगी इस तरह से। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा तट होगा, पूर्वी तट होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा।
तो ये क्या कहलाएगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो आप खुद जान लीजिए ये गर्म होगी या ठंडी, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा गर्म जलधारा होगी। ठीक है, अब यहाँ से इस भाग से ये जो गर्म जल है इन द्वीपों के सहारे होते हुए कहाँ पहुँच गया, जापान के तट पर पहुँच गया। इन द्वीपों से होते हुए कहाँ पहुँच गया, जापान के तट पर। अब जापान के तट पर जब ये पहुँचेगा तो जापान के कारण ये दो भागों में बट गया। इधर से एक जापान सागर में प्रवेश कर गया इस तरह से, और यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो जैसे गल्फ स्ट्रीम का निर्माण हो रहा था, दो धाराएं आपस में मिलेगी तो तेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये जलधारा सीधी कहाँ चली जाती है, आगे की तरफ चली जाती है, और यहाँ पर अलास्का के तट पर ये कैसी होगी, गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। क्यों गर्म हो जाती है मैं भी बताता हूँ। तो इसको हम बोल देते हैं, इसको तो बोलते हैं क्यूरोशियो जलधारा, और इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं जापान जलधारा। जापान जलधारा कहलाती है। और इधर की तरफ क्यूरोशियो, और जापान जलधारा और क्यूरोशियो आगे चली जाती हैं तो अलास्का बन जाती है। आगे क्यों जाती है ये, इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ से ठंडी जलधारा प्रवेश करेगी, और यहाँ से ठंडी जलधारा जब इससे टकराएगी तो ऊपर जाने का रास्ता बंद, रास्ता एकमात्र कौन सा बचा, यही रास्ता बचा। तो ये कहाँ पहुँच जाती है, ये अलास्का के तट पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, अलास्का जलधारा कहलाएगी। और अलास्का जलधारा कैसी है, एक गर्म जलधारा है। इसमें पिंक कलर में मैंने रेड गर्म बनाई है और ब्लू में। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या होगा, इस भाग में यहाँ पर फिर से एक ठंडी जलधारा आपको नजर आएगी, और ये ठंडी जलधारा जो है इसको हम बोलते हैं क्या, कैलिफोर्निया जलधारा कहलाती है। कैलिफोर्निया जलधारा। अब कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है, गर्म ठंडी जलधारा है, जबकि इसके ऊपर अलास्का कैसी है, गर्म जलधारा है। क्यों ठंडी है कैलिफोर्निया, तो मैंने बताया था कि यहाँ से जल आएगा, यहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ से जल आएगा, यहाँ इकट्ठा होगा, डाउन बिलिंग होगी तो वो जल कहाँ ऊपर निकलेगा, यहीं पर ऊपर निकलेगा। यहाँ से जल आया, ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में इकट्ठा हो गया, डाउन बिलिंग होगी तो अप बिलिंग कहाँ होगी, यहीं पर होगी। तो इन जगहों पर जल ये कैसी हो गई, ठंडी जलराशि हो गई। तो ये मेन है। अब इसमें नाम और लिख देता हूँ। इधर की तरफ जो ठंडी जलधारा आ रही है इसको बोलते हैं ओखोटस्क। ओखोटस्क जलधारा कहलाती है। ओखोटस्क सागर से आ रही है, ओखोटस्क जलधारा। और इधर की तरफ एक जलधारा है जिसको हम बोलते हैं, ये तो क्यूरोशियो है, और ये ध्यान रखना क्या कहलाती है, ये कहलाती है ओयोशियो। ओयोशियो। और इसी को यहाँ पर इस जगह पर क्या बोल देते हैं, इस जगह पर इसको क्यूराइल बोल देते हैं। क्यूराइल जलधारा। तो ये प्रमुख जलधारा हैं, आपको ध्यान रखनी है कौन सी, प्रशांत महासागर की। तो द्वारा से बता देता हूँ, प्रशांत महासागर में ये दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह है। कॉरियोलिस बल के कारण कहाँ मुड़ेगा, लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, पेरू के तट से ठंडी जलधारा के रूप में पेरू जलधारा कहलाएगी, या इसी को बोल देते हैं हम्बोल्ट जलधारा। उसके बाद से जल भूमध्य रेखा पर आएगा, गर्म होगा, और गर्म जल यहाँ तक पहुँचेगा तो इस द्वीप के कारण दो भागों में टकरा जाएगा। एक उत्तर में चला जाएगा और एक दक्षिण में। उत्तर में जाएगा तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहलाएगा, और उत्तर में जाएगा तो क्यूरोशिया या जापान की काली जलधारा कहलाएगी। तो ये जलधारा जापान के द्वीप से टकराकर एक तो जापान सागर में चली गई, एक जापान के पूर्वी भाग से चली गई, और जापान सागर से और जापान के पूर्वी भाग से निकलने के बाद ऊपर से ठंडी जलधारा है तो ये आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो ये आगे चला जाएगा कहाँ पर, अलास्का में। तो अलास्का में ये जलधारा कैसी होगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। तो ऊपर से क्यूरोशियो, ओयोशियो
और नीचे से क्यूरोसियो, ये दोनों कहाँ पर टकरा रही हैं? जापान के इस भाग में टकराएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक मत्स्ययन केंद्र बन जाएगा, मछली पकड़ने का केंद्र बन जाता है। तो जापान भी ध्यान रखना मत्स्ययन के लिए बहुत जाना जाता है। तो मत्स्ययन केंद्र कहलाता है जापान का पूर्वी भाग। क्लियर है? ऊपर से ठंडी क्यूराइल, ओयोसियो और ओखोटस्क जलधारा आ रही है, नीचे से गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर ये टकराएगी, तो यहाँ पर मछली पकड़ेंगे। और उसके बाद अलास्का, और अलास्का के नीचे कैलिफोर्निया। तो यही कन्फ्यूजन होता है, कैलिफोर्निया कैसी है? ठंडी है, जबकि उसके ऊपर अलास्का कैसी है? गर्म जलधारा है। उसका कारण क्या है? वही कारण है जो गल्फ स्ट्रीम का कारण था। ठंडी जलधारा इसको ऊपर जाने नहीं देगी, तो ये मुड़कर कहाँ पर पहुँच जाएगी? अलास्का पर पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर जल जो है वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो अलास्का जलधारा गर्म है। और सेम स्थिति कहाँ बनती है? दक्षिण में बनती है। तो ऐसे याद रखें, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर की जल धाराएं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर की जल धाराएं ध्यान रखना क्या है? इस तरह से हैं, और इनको हम लिख चुके हैं, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। तो उसको दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं बनता है। अब हम बात करें हिंद महासागर की। तो ये तो प्रशांत महासागर की बात हो गई। तो एक और मैप यहाँ पर हम ले लेते हैं, और ये भाग आप देख रहे हैं, ये क्या है? हिंद महासागर ही है। ठीक है, और हिंद महासागर की स्थिति को समझें तो आपको पता है कि ये तो अफ्रीका महाद्वीप है, ये सोमाली प्रायद्वीप है, ये अरब सागर है, और ये अरेबियन प्रायद्वीप है। ठीक है, हार्मुज जल संधि है, यहाँ पर ये भारत की स्थिति है। ठीक है, इस तरह से ये मलेशिया हो गया, इतना ही मतलब है। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के द्वीप समूह है, या आगे तक इस तरह से। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये पूरा हिंद महासागर है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये आप जान ही गए। अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं भूमध्य रेखा की। तो यहाँ से आप जानते हैं भूमध्य रेखा गुजरती है, इस जगह से लगभग भूमध्य रेखा गुजर रही है। ठीक है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है इस जगह से। और भूमध्य रेखा जब यहाँ से गुजरेगी तो सिंपल सी बात है, हिंद महासागर में एक ही भाग में पूरा गर्त बन पाता है, गायर बन पाता है। उत्तरी भाग में कोई गायर नहीं बन पाता है। अब स्थिति क्या बनती है कि यहाँ से ड्रिफ्ट चल रही है। यहाँ पर क्या है? ये तो आपकी पछुआ पवनों के प्रभाव में इस तरह से पवनें चलती रहती हैं, और ये कोरियोलिस बल का कहना मानेगी तो यहाँ पर मुड़ जाएगी, और मुड़ने के बाद कहाँ पर पहुँच जाएगी? भूमध्य रेखा तक पहुँच जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ से गुजर रही है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से गुजर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी होगी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ठंडी जलधारा हो जाएगी, जबकि पूरब में क्या थी? गर्म। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद यहाँ पर मामला क्या हो गया? गर्म। ठीक है, और गर्म होने के बाद यहाँ पहुँचा, और यहाँ पहुँचने के बाद एक तो जलधारा मोजाम्बिक जल संधि में प्रवेश कर गई, और दूसरी मेडागास्कर के पूर्वी भाग से, और दोनों आपस में मिल जाएंगी। और मिलने के बाद ये आगे की तरफ ऐसे चक्र आपका बनता है। तो सिंपल सी बात है,
ये तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, उसके बाद ये यहां प्रवेश कर गई तो यहां पर इसको क्या बोल देंगे, मोजाम्बिक जलधारा बोल देंगे। मोजाम्बिक जल संधि है ये, तो ये क्या कहलाएगी, मोजाम्बिक जलधारा कहलाएगी। और इधर की तरफ है तो इसको क्या बोल देंगे, मेडागास्कर बोल देंगे, मेडागास्कर जलधारा। और जब मोजाम्बिक और मेडागास्कर आपस में मिल जाएंगे तो इसका नाम हो जाता है अगुलहास, अगुलहास जलधारा कहलाती है। ये तो बात हो गई किसकी, हिंद महासागर के दक्षिणी भाग की। लेकिन अगर हम उत्तरी भाग की बात करते हैं तो उत्तरी भाग में पवनों की स्थिति में क्या होता है, बदलाव होता है। गर्मियों में इनकी स्थिति कुछ और होती है और जाड़ों में कुछ और होती है। मानसूनी पवनों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मानसूनी पवन है जब सूरज कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो ये भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर चलती है, और जब सूरज भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर पहुंच जाता है, दक्षिणावर्त हो जाता है, तो इनकी स्थिति में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर गर्मियों में स्थिति इनकी कैसी होती है, इस तरह की स्थिति होती है। तो एक लूप तो यहाँ पर बन जाता है और गर्मियों में एक लूप इस तरह से बन जाता है, इस तरह की स्थिति बन जाएगी। तो ये तो गर्म हो गई, जिसको हम बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा। तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। लेकिन जब सूर्य की स्थिति दक्षिणावर्त हो जाती है तो इसमें परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। परिवर्तन ये ऐसे था, ये परिवर्तन अब कैसे हो जाएगा, इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा, इस तरह से घूमने लगेगा, इस तरह से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है। तो ये जो स्थिति बनती है, ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा कहलाती है। और ये जलधारा कैसी होगी, ठंडी होगी, ठीक है, क्योंकि सूरज नीचे आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं चलेंगी तो वो ठंडी होगी, ठीक है। लेकिन अनिश्चित होती है, साल में इस तरह से नहीं चलती साल भर। और यही स्थिति आप देख रहे हैं, ये कहाँ से गुजरेगी, सोमाली के तट से गुजरेगी। तो इसको क्या बोल देंगे, सोमाली जलधारा बोल देंगे। सोमाली जलधारा कैसी है, अनिश्चित जलधारा है, साल भर एक ही दिशा में नहीं चलती है। और सोमाली जलधारा पूछी जाती है कैसी जलधारा है, तो ये कैसी होगी, ठंडी जलधारा है। तो ध्यान रखें, ये स्थिति किसको लेकर है, हिंद महासागर को लेकर स्थिति है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा, सोमाली जलधारा ठंडी जलधारा, और उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा ठंडी जलधारा है। बाकी सारी गर्म जलधारा है, दक्षिणी विषुवती जलधारा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा, मेडागास्कर जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, अगुलास जलधारा, ये सारी जलधाराएं कैसी हैं, ये गर्म जलधाराएं हैं। तो ये तो इसको डायग्राम पर समझ लिया। अब सीधा सीधा हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या स्थिति बनती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की जलधाराएं, तो हिंद महासागर की देखिए जलधाराओं की बात करें तो उसको दो भागों में बांट देते हैं सीधा सीधा। गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, और दूसरी तरफ ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। तो देखिए गर्म जलधारा में कौन कौन सी आ जाएगी,
तो पहली तो ध्यान रखें, पहली यहाँ पर दक्षिणी विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ठीक है। दूसरी यहाँ पर हम बात करें तो इसको हम बोल देते हैं, इसको मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। तीसरी मेडागास्कर जलधारा, मेडागास्कर जलधारा। और मोजाम्बिक और मेडागास्कर मिलकर क्या बन जाएगा, अगुलहास, अगुलहास जलधारा। और उसके बाद एक और जलधारा है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा। तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा है तो सही, लेकिन ये कैसी है, अनस्टेबल है, अनिश्चित है। ये हर साल मतलब एक ही दिशा में नहीं रहती है, अनिश्चित है, इसकी परिवर्तन होते रहते हैं। ठंडी जलधारा की बात करें तो ठंडी जलधारा में सीधा सीधा पहला तो आप ध्यान रखें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, यही पूछा भी ज़्यादा जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोमाली जलधारा, सोमाली जलधारा। और उसके बाद हम बात करें किसकी, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा। और ये दोनों कैसी हैं, अनस्टेबल हैं, अनिश्चित। तो ये जलधारा वाला टॉपिक आपका इसी तरह से पूछा जाता है और इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जलधारा किस महासागर में है, और ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज़ यहाँ पर जान लेते हैं। अब इन्हीं ठंडी जलधाराओं के कारण मैं आपसे बार बार कह रहा था स्थल मंडल वाले भाग में कि इन्हीं ठंडी जलधाराओं के कारण क्या होता है, मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो जितने भी महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी भाग पर मरुस्थल आपके बने हुए हैं, वो किसके कारण बने हुए हैं, कौन सी जलधारा के कारण बने हुए हैं, तो वो आपकी जलधाराएं भी आपसे पूछी जाती हैं। तो उसको एक मैप के द्वारा ही हम समझ लेते हैं। ये विश्व का मैप आप क्लियरली शायद देख पा रहे होंगे, मरुस्थलों की पहचान भी शायद आपको होगी। तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पर एक मरुस्थल दिखाई देता है, यहाँ पर एक मरुस्थल यहाँ नज़र आता है, एक मरुस्थल यहाँ नज़र आता है, इस जगह पर भी एक मरुस्थल है, ठीक है। उसके बाद एक मरुस्थल यहाँ पर नज़र आता है, इस जगह पर एक मरुस्थल है, ठीक है। एक मरुस्थल यहाँ नज़र आता है और यहाँ भी नज़र आता है, ये मरुस्थल आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी मरुस्थल है इस जगह पर, हालांकि और भी इसके पीछे कारक है। ऑस्ट्रेलिया का पूरा पश्चिमी भाग मरुस्थल ही है, ये पूरा क्या है, मरुस्थल है। यहाँ मरुस्थल इस तरह से बना हुआ है। तो इन सब भागों पर ठंडी जलधारा के कारण ही मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। तो क्या स्थिति बनती है, तो देखिए कौन सी जलधारा कहाँ पर बह रही है। तो पहली चीज़ जानते हैं, तो यहाँ पर एक ठंडी जलधारा बह रही है इस तरह से, इस तरह से। इस ठंडी जलधारा को हम क्या बोलते हैं, पेरू या हम्बोल्ट, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। और इसके कारण ये कौन सा मरुस्थल बन गया है, इस मरुस्थल का नाम आप जानते हैं क्या है, अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। और यहाँ से भी एक जलधारा गुजर रही है, यहाँ से भी एक जलधारा गुजरती है, और जो ब्राज़ील जलधारा में जाकर मिल जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉकलैंड जलधारा,
फॉकलैंड जलधारा, और फॉकलैंड जलधारा के कारण ये कौन सा मरुस्थल बन गया है? इस मरुस्थल को बोलते हैं पेंटागोनिया। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आप देखेंगे एक ठंडी जलधारा यहाँ से गुजर रही है इस तरह से, अभी हमने बात की थी। इस जलधारा को क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जलधारा कहलाती है, और इस कैलिफोर्निया जलधारा के कारण यहाँ पर एक मरुस्थल बन गया है। इस मरुस्थल का नाम आपको पता होना चाहिए, सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल का निर्माण हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मरुस्थल आप देख रहे हैं, यहाँ से भी एक ठंडी जलधारा हमने गुजारी थी, इसका नाम क्या है? कैनरी जलधारा। और कैनरी जलधारा जो यहाँ से गुजरती है, कैनरी जलधारा गुजरती है, इसके कारण अफ्रीका का पश्चिमी भाग मरुस्थल बन गया है, और इस मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा मरुस्थल है। इसके बाद दो मरुस्थल यहाँ पर आप और देख सकते हैं। एक मरुस्थल कहलाता है कालाहारी, कालाहारी, और दूसरा मरुस्थल है नामीब मरुस्थल। ये क्यों बने हैं? ये इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ से एक ठंडी जलधारा प्रवाहित हो रही है, और इस ठंडी जलधारा को बोलते हैं बेंगुइला जलधारा। बेंगुइला जलधारा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर मरुस्थल है ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल का बनने का कारण क्या है? ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ठीक है। और ये तो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, अरावली के इसलिए आता है, तो इसको यहाँ से भले ही हटा देते हैं, क्योंकि जो थार मरुस्थल है इसका निर्माण वृष्टि छाया क्षेत्र में आने के कारण हुआ है। ये ध्यान रखना, इधर अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है इसके कारण। तो ये प्रमुख मरुस्थल हैं, और ये प्रमुख ठंडी जलधाराओं को आपको ध्यान रखना है। इन जलधाराओं के क्या कारण बना है मरुस्थल, ठीक है। तो कैलिफोर्निया के कारण सोनोरन मरुस्थल, पेरू या हम्बोल्ट के कारण अटाकामा मरुस्थल, फॉकलैंड के कारण पेंटागोनिया मरुस्थल, वेंगुला के कारण नामीब मरुस्थल, और कैनारी के कारण सहारा मरुस्थल, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल बना है। क्यों बना है? क्योंकि ठंडी जलधारा होगी, तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। तो अटाकामा मरुस्थल तो ऐसा मरुस्थल है, यहाँ के कुछ भागों में पिछले 400 सालों से बारिश नहीं हुई है। ये अंदाज़ा लगा लीजिए अब कितना शुष्क मरुस्थल हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा शुष्कतम मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो एक तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये मरुस्थलों के निर्माण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये पार्ट था आपका जलमंडल वाला पार्ट, और जलमंडल वाले पार्ट से आपको तीन चीज़ें ही मोस्टली ध्यान रखनी है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी थी कौन सी? पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है महासागरीय उच्चावच, दूसरी चीज़ लवणता, और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कौन सी? महासागरीय धाराएं। और बाकी महासागरों के बारे में हम जान ही चुके हैं, किस महासागर में कौन सा गहरा गर्त है, कौन से महासागर में कौन कौन सी आपकी क्या बनती है, जल संधियों का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। तो अब देखिए इस पार्ट से संबंधित कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किससे कौन सा प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से हम प्रश्नोत्तरी वाला पार्ट ले लेते हैं, जिससे आप सहज हो जाएं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आसानी से। पहला क्वेश्चन आप देखिए
क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अधोलिखित में से कौन शीत महासागरीय धारा नहीं है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं होगी, फटाफट से सोचकर जवाब देखिए क्या आएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं है। तो आपको पता है कैनरी जलधारा कैसी है, कैनरी जलधारा ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट कैसी है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। उसके बाद ओयोसियो कैसी है, ठंडी जलधारा है। लेकिन अफ्रीका के तट पर चलने वाली अगुलास कैसी है, अभी मैंने हाल ही में बताया था कि इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप के तट पर एक जलधारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे मेडागास्कर है और मेडागास्कर के एक तरफ से निकलती है क्या, मोजाम्बिक, और दूसरी तरफ से मेडागास्कर, और ये दोनों आपस में मिलती हैं तो क्या बन जाती है, अगुलास बन जाती है। तो ध्यान रखना अगुलास जलधारा एक ठंडी जलधारा, वो गर्म जलधारा है, ठंडी नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। प्रशांत महासागर की अभी हम बात कर चुके हैं कि कौन सी महासागरीय जलधारा प्रशांत महासागर में है या कौन सी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम्बोल्ट जलधारा पेरू के तट पर थी, तो ये कहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर में है। कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर में है, ये भी कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। और क्यूरोसियो भी, ये भी जापान के तट पर है, तो ये भी कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। लेकिन अगर कैनारी की हम बात करें तो कैनारी बच्चों कहाँ पर थी, ये अटलांटिक महासागर में थी, अटलांटिक महासागर। तो कौन सी नहीं होगी, साफ ऑप्शन नजर आ रहा है, कैनरी जलधारा अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है ये, पर बाकी सारी कहाँ पर हैं, प्रशांत महासागर के अंदर आती हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं और इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, सही वक्तव्य आपको बताना है। तो देखिए, महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं, ठीक है। दूसरा है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी के ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, ये भी ठीक है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। सनातन पवनों से कंफ्यूज नहीं होना है, सनातन पवनों का मतलब होता है प्रचलित पवनें, प्रिवेलिंग विंड्स, जो साल भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं, तो सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। और चौथा है, महासागरीय धाराएं महासागर समरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। तो महासागर स्वरूपण की हम बात करें, स्वरूपण का मतलब है जैसे ये दक्षिणी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका से आप देखोगे इसका तट कैसा है, इस तरह का तट है और यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो जाहिर सी बात है, जब ये जल यहाँ पर आता है तो टकरा के ये क्या होती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, इससे भी ये प्रभावित होती हैं। तो पहला कथन भी आपका सत्य है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो आंसर आप देखिए, आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, चौथा आंसर आ जाएगा। चारों के चारों कथन महासागरीय धाराओं के संदर्भ में एकदम सही हैं।
निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कारक दिए गए हैं, उन पर विचार करके आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कौन से होंगे। तो पहली तो पृथ्वी का आवर्तन, आवर्तन मतलब पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। दूसरा वायुदाब और हवा, ये भी प्रभावित कर रहा है, ये भी प्रभावित कर रहा है, और महासागरीय जल का घनत्व भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन अगला यहाँ पर लिखा है पृथ्वी का परिक्रमण। तो परिक्रमण हमने नहीं पढ़ा था, अगर इसकी जगह लिखा होता क्या, परिभ्रमण लिखा होता या घूर्णन लिखा होता तो आपका सही हो सकता था। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें से आप देखिए कौन से आ जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में पृथ्वी का घूर्णन मैंने आपको बताया था। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ऐसा होता है, पृथ्वी पर कोरियोलिस बल लगता है उसके कारण होता है, या पृथ्वी पर प्रचलित पवनें हैं उसके कारण होता है, घनत्व है, तापमान है, ठीक है, या आपका क्या बोलते हैं उसको, जो भूआकृति है उसके कारण भी प्रभावित होती है। तो आंसर इसमें आएगा दूसरा। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्ययन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां, जिसकी हम बात कर चुके हैं अभी। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फिशिंग बैंक जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ कोष्ण तथा शीतल वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। कोष्णित होता है गर्म और ठंडी वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। नदियों सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती है। तीसरा है कोष और शीतल सागरीय धाराएं मिलती हैं, यह महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित होती है। तो साफ आप देख रहे हैं गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं के मिलने से ही क्या बनता है, धुंध छा जाता है, कोहरा छा जाता है, जहाँ पर जू प्लांक्टन और फाइटो प्लांक्टन आके जमा हो जाते हैं और वही मछलियाँ खाने आती हैं। तो वही क्या बन जाती है, फिशिंग बैंक बन जाती है। तो आंसर आपका एकदम कौन सा रहेगा, तीसरा आंसर सही रहेगा। ध्यान रखना, वायुमंडलीय धाराओं से मतलब नहीं है, वायु धाराओं के मिलने से नहीं होता है, किसके कारण होता है, जल धाराओं के मिलने से होता है। तो जहाँ जहाँ पर ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती हैं वहीं पर क्या स्थिति बनती है, मत्स्ययन बैंक बनते हैं, मछलियों के पकड़ने के लिए अनुकूल दशाएं बनती हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं। तो इसमें से आपको बताना है 1, 2, 3, 4 में से कौन कौन सी इसमें से ठंडी हैं। तो देखिए कौन कौन सी ठंडी हो सकती है। तो आपको पता है कि पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा, एक जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ओयो सीओ की बात करें तो ये भी ध्रुवों की तरफ से आती है, तो ये भी जलधारा कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी। कैनरी जलधारा, कैनरी जलधारा भी जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। जबकि ब्राजील जलधारा कैसी है, ये गर्म जलधारा है। तो आंसर कौन सा आएगा, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। और पहला, तीसरा और चौथा कहाँ पर है, यहाँ नज़र आ रहा है। तो आंसर लगा दीजिए तीसरा। ब्राजील जलधारा आप जानते ही हैं गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। अब आपको इनमें से बताना है कि कौन सी गर्म सागरीय धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुला धारा या पेरू जलधारा, या पेरू जलधारा। पेरू लिखा हुआ है, पेरू मान के चलिए इसको, ठीक है, पेरू जलधारा। तो कौन सी इनमें से क्या है, गर्म सागरीय धारा है। तो पेरू या हम्बोल्ट जलधारा की हम बात कर चुके हैं कई बार। पेरू या हम्बोल्ट जलधारा कैसी जलधारा है,
ये ठंडी जलधारा है। बेंगुला जलधारा एक गर्म जलधारा है, सॉरी बेंगुला कैसी है, गर्म नहीं ठंडी जलधारा है, इसी के कारण तो क्या बना हुआ है, नामीब मरुस्थल बना है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ध्यान रखें ना, बस थोड़ा सा दिमाग में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति ध्यान रखेंगे तो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में इधर से और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में इधर से स्थिति बनती है, तो जाहिर सी बात है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी तो ये कैसी होगी, गर्म होगी, और ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है तो ये कैसी होगी, ठंडी। और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, पश्चिमी भाग है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा होगी। और ये क्या है, पूर्वी भाग है, तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा होगी। तो आप देख लीजिए कौन सी एक गर्म सागरी जलधारा है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी होगी, गर्म होगी। तो आंसर यही सही होगा, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा कहलाती है, ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। अब बात आ रही है किसकी, दक्षिणी अटलांटिक की, और उसमें भी आपको बताना है इनमें से कौन सी ठंडी है। तो फटाफट से जवाब दीजिए क्या आंसर इसका होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की हम बात कर चुके हैं, दक्षिणी अटलांटिक की ये पूछ रहा है। तो कैनरी जलधारा, कैनरी जलधारा कहां पर थी, उत्तरी में थी, उत्तरी अटलांटिक में थी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में थी ये। बेंगुला, बेंगुला कहां पर थी, दक्षिणी अटलांटिक में थी, दक्षिणी अटलांटिक में थी। और बेंगुला कैसी है, बेंगुला ठंडी जलधारा है। ठीक है, अगुलास ये कहाँ पर है, गर्म जलधारा है, और अगुलास कहाँ पर है, हिंद महासागर में पड़ती है, अटलांटिक महासागर में नहीं पड़ती है। ब्राज़ील की बात करें तो ये अटलांटिक में ही है, दक्षिणी अटलांटिक में ही है, लेकिन ये कैसी है, ब्राज़ील जलधारा एक गर्म जलधारा है। और इसका क्वेश्चन क्या है, शीतल जलधारा कौन सी है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कौन सी होगी, बेंगुला जलधारा होगी। तो बेंगुला जलधारा जो अफ्रीका के इस तट पर आपकी बहती है, यहाँ पर ये कैसी है, ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो धाराओं के एक वृत्त में ये योगदान नहीं देती है, ये आपको बताना होगा अटलांटिक महासागर के अंदर। तो देखिए अटलांटिक महासागर की सारी जलधाराओं की हम बात करें तो बेंगुला जलधारा ये अफ्रीका के तट पर ही बहती है। भाई अफ्रीका के तट को हम देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है, यहाँ से बेंगुला जलधारा बह रही है, यहाँ से भूमध्य रेखा है। ठीक है, उसके बाद ये आगे चली जाती है और ब्राज़ील जलधारा में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से ये पूरा एक चक्र बना देती है। यहाँ हम बात करें कैनरी जलधारा की, ठीक है, कैनरी जलधारा या ये पश्चिमी प्रवाह में इस तरह से शामिल होकर चक्र बन जाता है, लेकिन कैनरी यहाँ पर ऐसी नहीं है। आंसर ध्यान रखना क्या आएगा, कैनरी जलधारा आएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पश्चिमी पवन प्रवाह आ जाएगा, बेंगुला आ जाएगा, इधर ब्राज़ील आ जाएगा, लेकिन कैनरी कहाँ पर है, कैनरी तो यहाँ पर है, तो कैनरी जलधारा का योगदान इसमें नहीं होगा। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, सुमेलित आपको करना है। ब्राज़ील धारा दे रखी है जलधारा, ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा दे रखी है, गल्फ स्ट्रीम दे रखी है और अगुलास दे रखी है।
और आपको बताना है ये कौन से महासागर से इसका संबंध, ठीक है, नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ब्राज़ील जलधारा तो आपको पता है ये दक्षिणी अटलांटिक में ही पड़ती है, तो ये तो एकदम सुमेलित है। हम्बोल्ट जलधारा ध्यान रखना दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ती है, तो ये सुमेलित नहीं होगी। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में पड़ती है, सही है। अगुलास दक्षिणी हिंद महासागर में पड़ती है, ये भी सही है। तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? हम्बोल्ट सुमेलित नहीं है, क्योंकि हम्बोल्ट कहाँ पर है? हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ती है, ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में हम्बोल्ट जलधारा दिखाई देती है। तो आंसर क्लियर है, इसमें सुमेल नहीं पूछा गया है, तो यही आपकी सुमेलित नहीं होगी, इसी को आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो शीत समुद्री धारा आपको बतानी है। ब्राज़ील धारा आप जानते ही हैं कैसी है, गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम भी कैसी है? गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो भी कैसी है? गर्म जलधारा है। लेकिन हम्बोल्ट जलधारा या पेरू जलधारा, एक जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। तो यही पूछ रहा है कि कौन शीत समुद्री धारा होगी। तो ध्यान रखना हम्बोल्ट जलधारा कैसी है? कोल्ड करंट के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है? फटाफट से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, हिंद महासागर में अगुलास थी, मोजाम्बिक भी थी, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा भी थी, और कौन सी नहीं थी? बेंगुला नहीं थी, क्योंकि बेंगुला कहाँ पर आती है? बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक में आती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा कहलाती है बेंगुला, जबकि ये तीनों किस में आती हैं? ये तीनों तो ध्यान रखना हिंद महासागर में ही आती हैं। और ये पूछ रहा है कि कौन सी हिंद महासागर की जलधारा नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी? बेंगुला नहीं होगी। तो ये बेंगुला अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? ठंडी जलधारा नहीं है, ये बताना है। तो आपको पता है कि लैब्राडोर जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। पेरू जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। बेंगुला जलधारा भी कैसी है? ठंडी जलधारा है। लेकिन कौन सी ठंडी नहीं है? ब्राज़ील जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। तो यही ठंडी नहीं होगी। आंसर आप लगा दीजिए, क्या होगा? ब्राज़ील जलधारा होगा। तो ब्राज़ील जलधारा ध्यान रखना गर्म जलधारा है, ये आप जान ही गए होंगे। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? इसी तरह से देखिए प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर घुमा फिरा के नहीं आ रहा है, सीधा ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी ठंडी, कौन सी गर्म है, कौन सी कहाँ पर है। तो निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में अन्य से भिन्न है, तो भिन्न का मतलब आप देख लेते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर पेरू जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। बेंगुला जलधारा ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर जलधारा भी ठंडी जलधारा है। और ब्राज़ील जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। तो ये तो इसी आधार पर इससे अलग हो गई। तो आंसर आप लगा दीजिए, कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील जलधारा आंसर होगा। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक मैंने बताया था मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध है, मछली पालन के लिए जानी जाती है। तो ग्रैंड बैंक में आप देखें कहाँ पर पड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है क्या? ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका है
ये उत्तरी अमेरिका है इस तरह से, ठीक है। ये अलास्का, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। और ग्रांड बैंक कहाँ पर पड़ती है? इस जगह पर पड़ती है। यहाँ पर है ग्रांड बैंक की स्थिति, और ग्रांड बैंक की स्थिति यहाँ पर है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा है? पूर्वी तट है। तो आंसर आपका साफ दिखाई दे रहा है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पड़ती है। कहाँ पर? न्यू फाउंडलैंड के पास, ठीक है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, तीसरा होगा, न कि इधर के पश्चिम पे। कहाँ पर है? पूरब में पड़ती है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक ठंडी जलधारा और यहाँ से गर्म जलधारा आपस में टकराती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए उपयोगी स्थिति बनती है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? अब बात किसकी आ रही है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा कौन सी है? तो दक्षिणी अटलांटिक की बात करें तो कनारी हालांकि शीतल जलधारा है, लेकिन कनारी कहाँ पर पड़ती है? उत्तरी अटलांटिक में पड़ती है। ये उत्तरी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है, ठंडी है, कोल्ड है, ठीक है। बेंगुला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक में क्या है? ठंडी जलधारा है। ये दक्षिणी अटलांटिक में ठंडी है, ठीक है। अगुलास की बात करें, अगुलात कहाँ पर पड़ती है? ये तो हिंद महासागर में पड़ती है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर में पड़ने के बावजूद ये क्या है? गर्म है। और ब्राज़ील जलधारा दक्षिणी अटलांटिक में ही पड़ती है, दक्षिणी अटलांटिक में है, लेकिन कैसी है? गर्म है। और ये पूछ रहा है कि दक्षिण में अटलांटिक में शीतल धारा कौन सी है? तो शीतल धारा कौन सी होगी? बेंगुला जलधारा हो जाएगी। तो आंसर 2 आपका क्या होगा? एकदम सही हो जाएगा। बेंगुला धारा है, अब देखिए वही चीज़ें वहाँ फरा के आती हैं। बेंगुला जलधारा क्या हो जाएगी? बेंगुला जलधारा क्या है? एक ठंडी महासागरीय धारा कहलाएगी, और इसी के कारण क्या बना है? मरुस्थल। तो ये ठंडी महासागरीय धारा कहलाती है बेंगुला। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हम बात करें, निम्न में से कौन एक शीतल धारा या कोल्ड करंट नहीं है? इनमें से कौन सी एक शीतल जलधारा नहीं है? आपको पता है कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है? कोल्ड है। जापानी, ध्यान रखना, कैसी है? वार्म है, गर्म जलधारा है। लेब्राडोर कोल्ड है, और फॉकलैंड भी कैसी है? कोल्ड है। तो आंसर सीधा सीधा आपका कौन सा आ जाएगा? जापानी करंट आ जाएगा, जापानी जलधारा आ जाएगी। गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखे हैं। खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, और एक धरातली हवा। तो ध्यान रखना ये क्या है? एक महासागरीय धारा है। तो तीव्र प्रवाह है और ये महासागरीय धारा है, बाकी किसी भी ऑप्शन से इसका संबंध नहीं होगा, ठीक है। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वो है। तो देखिए कैसे भिन्न होगी, आप देख लीजिए। बेंगुला क्या है? कोल्ड करंट है। कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है। पेरुवियन कोल्ड करंट है। जबकि साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या है? ये भूमध्य रेखा के पास है, तो क्या होगी? वार्म होगी। तो यही आपकी क्या होगी? बाकियों से भिन्न हो जाएगी, अलग कहलाएगी, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? और यही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है जो किससे बनता है? गल्फ स्ट्रीम से बनता है, जिसको यूरोप का गर्म कंबल बोलते हैं। और इसी में से कौन सी धारा निकलती है? नॉर्वे जलधारा निकलती है, नॉर्वे जलधारा।
तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन होगा? नॉर्वे ही होगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? नॉर्वे आ जाएगा। तो नॉर्वे जलधारा नॉर्वे जो है वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। अगुलास धारा चलती है। अगुलास धारा मैंने आपको बताई थी। अफ्रीका महाद्वीप के हम तट की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर इस जगह पर आप देखोगे, इस जगह पर यहाँ पर क्या है? मेडागास्कर है। ठीक है, तो मेडागास्कर के इधर से और मेडागास्कर के इधर से ये दोनों मिल जाती है तो अगुलास है। और इधर क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर में पड़ता है मेडागास्कर। तो आंसर देख लीजिए क्या होगा? अगुलास जलधारा कहाँ पर चलती है? हिंद महासागर में चलती है। तो आंसर लगा दीजिए पहला। निम्नांकित धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? तो किसका तट पर गर्म प्रभाव पड़ेगा? तो जो गर्म जलधारा होगी उसी का गर्म पड़ेगा। भाई बेंगुला क्या है? बेंगुला एक कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा है। अगुलास गर्म जलधारा है। कैनरी कोल्ड जलधारा है, कोल्ड है। ओयो भी क्या है? कोल्ड है। तो जो गर्म होगी उसी का तो पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर आप क्या लगा देंगे? अगुलास लगा देंगे। ठीक है, तो ये अगुलास आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट ले लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, क्यूरोसियो जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज़्यादा स्पष्ट होती है। तो क्यूरोसियो जलधारा के फलस्वरूप आप देखेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज़्यादा कब दिखाई देगी? तो आप देख लीजिए सूर्य की लंबवत किरणें या सूर्य उत्तरायण कब होना शुरू होता है? तो सूर्य उत्तरायण जब होगा तभी आप क्या होगा? स्थिति कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो जाएगा? गर्मी में, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है और कर्क रेखा पर चमकेगा तो क्यूरोसियो जलधारा क्या होगी? गर्म पानी को जापान के तट तक धकेल कर ले जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके थे किससे संबंधित? महासागरीय धाराओं से। इसी तरह से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं ये प्रश्नोत्तरी लेकर आया था, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बेस है। तो आपको इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए। नमस्कार सभी लोगों को, थैंक यू।